Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 2 का जो आपका इंग्लिश का चैप्टर है द रैट ट्रैप, जिसकी ऑथर है सेल्मा लेगरलॉफ, जो एक स्वेडिश राइटर है जिनकी स्टोरीज बहुत सारी लैंग्वेज में कन्वर्ट भी की जाती है, ट्रांसलेट की जाती हैं. इनकी स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम रहती है. वो यूनिवर्सल थीम ये है कि एवरी इंडिविजुअल हैज some sense of goodness, right? Which can be awakened through understanding and love. It means every individual has some goodness, and through affection, care, love, understanding, इन सब emotions से हम उस goodness को अवेक कर सकते हैं, राइट? तो ये जो स्टोरी है द रैट ट्रैप, ये भी आपकी यही थीम, यही मैसेज कन्वे करती है एक स्टोरी की फॉर्म में. सो स्टार्ट करते हैं द रैट ट्रैप. Once upon a time, there was a man who went around selling small red traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. सो ये जो स्टोरी है एक ऐसे इंसान के बारे में है जो रेड ट्रैप सेल करता है. तो बेसिकली द मैन वाज अ रेड ट्रैप सेलर जो रेड ट्रैप्स खुद बनाता है, और रेड ट्रैप्स बनाने के लिए उसको जो मटेरियल होता है वो कहाँ से मिलता है? आपके स्टोर्स या फिर बिग फार्म्स से. बट ये रेड ट्रैप सेलिंग का जो बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है. सो as to survive, he had to resort to both begging as well as thievery, right? छोटी मोटी चोरियां और begging दोनों ही चीज़ें वो करता था ताकि वो survive कर सके जिंदा रहने के लिए. उसके बाद भी उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी फटे हुए थे, उसके जो चीक्स थे वो काफ़ी संकन थे, मतलब उसका फेस काफ़ी थिन था, उसकी आंखों में हंगर जो है, भूख झलक रही थी. तो ये उस मैन के बारे में आपको बताया गया. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन. इट मीन्स वी कांट इवन इमेजिन कि कितनी सैड और अकेलापन भरी जो लाइफ होती है एक ऐसे वैगाबॉन्ड की जो दिन भर सिर्फ सड़कों पे भटकते रहते हैं, अपने ही एक ओन वर्ल्ड में रहते हैं. उनकी लाइफ कितनी सैड होती है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट व्हिच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग. बट वन डे व्हाट हैपेंड कि जो ये रेड ट्रैप सेलर है इसके दिमाग में एक थॉट आया. नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इवन एक नहीं दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि दैट व्हाट वाज द लाइन ऑफ थॉट and why the line of thought seemed to him very entertaining. ये क्या line of thought थी या ये क्या thought था जो उसके दिमाग में आया. and second thing, ये जो thought था, जो भी thought था, ये क्यों उसके लिए इतना entertaining था. so अब ये thought क्या था और ये क्यों entertaining था, अब हम वो read करते हैं. He had naturally been thinking of his red traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land, its seas, its cities and village, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it on him, and then everything came to an end. So what was the thought कि rat trap seller generally अपने ही rat traps के बारे में सोच रहा था, और वो सब सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि ये जो होल वर्ल्ड है, जितने भी लैंड, सीज, सिटीज, विलेजेस, जो भी चीज़ इस वर्ल्ड में है वो एक बिग रैट ट्रैप की तरह. तो आइडिया क्या था कि द होल वर्ल्ड with its land, seas, cities, village, everything in the world was nothing but a big rat trap. Why he was comparing the world with
a big rat trap because according to him जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस का बेसिक पर्पस यही है कि लोगों के लिए बेट सेट करना, उनको रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, इन सब चीज़ों का लालच देकर उनको ट्रैप करना। जैसे कि आपका रेड ट्रैप, जो चूहे पकड़ने का जो ट्रैप होता है ना, जाल टाइप, उसके अंदर आप चीज़ या कोई रोटी का टुकड़ा समथिंग आप उसके अंदर हुक करते हो सो एज कि रैट उस चीज़ को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो एंड देन वो उसको खाने को आए, और जैसे ही वो उसको टच करता है रैट ट्रैप बंद हो जाता है। सिमिलरली द वर्ल्ड ऑफर रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, लक्जरियस लाइफ, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें लोगों को ऑफर करता है। और जब लोग उस बेट को टच करते हैं तो वो रैट ट्रैप की तरह बंद हो जाता है, मतलब वो ह्यूमन बीइंग उस वर्ल्ड के ट्रैप में फंस जाता है और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो यही है वो थॉट प्रोसेस। तो ये तो आंसर था कि क्या लाइन ऑफ थॉट उसके दिमाग में आया, क्या आइडिया उसके दिमाग में स्ट्रक किया। तो जो आइडिया स्ट्रक किया या फिर जो थॉट आया वो यही था कि जो वर्ल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक रैट ट्रैप है। वाई द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप? बिकॉज इट ऑफर रिचेस, जॉय, शेल्टर एंड फूड एग्जैक्टली जैसे एक रैट ट्रैप चीज एंड पॉर्क ऑफर करता है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड इट ऑन हिम, राइट। अब जो सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि वाई इट सीम्स टू बी एंटरटेनिंग टू हिम, हमने यहाँ पे लाइन पढ़ी थी ना कि द मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। इसका आंसर हमें मिल गया कि व्हाट लाइन ऑफ थॉट, बट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। क्यों ये लाइन ऑफ थॉट उसके लिए एंटरटेनिंग थी, इसका आंसर अब हम पढ़ेंगे। सो जो ये लाइन ऑफ थॉट है कि ये वर्ल्ड एक रैट ट्रैप की तरह है, ये किसी के लिए एंटरटेनिंग क्यों होगा? तो ये पैडलर के लिए, कि उस रैट ट्रैप सेलर के लिए एंटरटेनिंग इसलिए था बिकॉज द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। ये आइडिया, ये थॉट उसके लिए एंटरटेनिंग इसलिए था क्योंकि ये वर्ल्ड ना कभी भी उसकी तरफ काइंड नहीं रहा। सो उस वर्ल्ड के बारे में ऐसा सब सोच के उसको एक खुशी मिल रही थी। That's why the idea is very entertaining to him. The main reason entertaining क्यों था ये आइडिया? क्योंकि world had never been kind to him. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of other who are still circling around the bait. So यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है what was the cherished pastime of the rat trap seller? तो रैट ट्रैप सेलर का चेरिश्ड पास टाइम, जो मतलब फेवरेट पास टाइम यही बन गया था। जब वो प्लॉडिंग करता था, ऐसे ही रोड पे घूमता रहता था, तो वो यही सोचता था उन लोगों के बारे में जो इस डेंजरस ट्रैप में, इस रैट ट्रैप में फंस चुके हैं, और उन लोगों के बारे में जो अभी उस बेट को टच करने के लिए उसकी चारों तरफ घूम रहे हैं। अभी फंसे नहीं है बट दे आर अबाउट टू टच द बेट और जस्ट गेट ट्रैप्ड। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना उसका फेवरेट पास टाइम था। Now, one dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sophaces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Now, one dark evening, what happened? He normally walking on the road, एंड देन उसको एक ग्रे कॉटेज, रोड साइड में एक ग्रे कॉटेज था छोटा सा, उसको वो दिखा एंड वो वहाँ पे जाके एक शेल्टर के लिए पूछता है कि एक नाइट के लिए वो यहाँ पे स्टे कर सकता है या नहीं, परमिशन लेता है। और वॉज ही रिफ्यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सोफेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई पुअर पीपल किसी के भी घर पे नॉक करता है, शेल्टर तो बहुत दूर की बात है, अगर वो कुछ चीज के लिए भी नॉक करता है तो ऑब्वियसली नॉर्मली लोग जो होते हैं वो अजीब से रिएक्शन देते हैं, राइट। उनके लिए काइंड और हम्बल नहीं होते हैं।
ये शेल्टर के लिए बोल रहा था, तो ऑब्वियसली नॉर्मली जब भी ये कहीं जाता है और शेल्टर के लिए बोलता है, पूछता है, तो लोग उसको काफ़ी सोर फेसेस इन द सेंस हार्श रिएक्शन देते हैं, उसकी तरफ हम्बल नहीं होते, काइंड नहीं होते, उसको मना कर देते हैं. बट जब उसने इस ग्रे कॉटेज पे नॉक किया, शेल्टर के लिए पूछा, उसको मना नहीं किया. मतलब नॉर्मली सोर फेसेस उसको मिलते हैं, अजीब रिएक्शंस मिलते हैं, बट जो ये ऑनर था इस ग्रे कॉटेज का, वो काफ़ी काइंड था. उसने इस रैट ट्रैप सेलर को वेलकम किया. नाउ हु वाज द ओनर? द ओनर वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड. सो ही वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. ये जो ओनर था ये खुद काफ़ी लोनली था, तो जब आप अकेले होते हो एंड इफ समवन वांट्स टू टॉक टू यू और इफ समवन कम टू यू, तो आप बहुत हैप्पीली उनको वेलकम करते हो. सिमिलरली ये ओनर जो था ये काफ़ी लोनली था, तो इसको भी बहुत अच्छा लगा कि कोई आया कंपनी के लिए, राइट? Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. ना ही उसने उस रैट ट्रैप सेलर को सिर्फ वेलकम किया, उसने आते ही जब वो आया रैट ट्रैप सेलर घर के अंदर, उसने फायर पे मतलब आग पे जो पॉरेज पॉट था, पॉरेज इज लाइक योर खिचड़ी दलिया, इज लाइक एक डिश, इसको उसने बनाना शुरू किया एंड उसको रैट ट्रैप सेलर को ऑफर किया. सपर जो आप डिनर के बाद या फिर जो आपकी लास्ट मील होती है, एक्चुअली जो डे की लास्ट मील होती है उसको हम सपर बोलते हैं. देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll, then it was enough for both the stranger's pipe and his own. डिनर सपर के बाद उसने अपने टबैको रोल में से एक स्लाइस कट की, जो उसने खुद के लिए और स्ट्रेंजर के लिए. स्ट्रेंजर इज योर रैट ट्रैप सेलर, राइट? तो दोनों के लिए ही उसने टबैको रोल लिया. Finally, he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. The old man was just as generous. जो ओल्ड मैन था वो काफ़ी ज़्यादा जेनरस था, काइंड था. ये तो हमने देख ही लिया कि वो एक अननोन इंसान को ना ही सिर्फ शेल्टर दे रहा है बल्कि खाने को, एज वेल एज सपर, पॉरेज, टोबैको, एवरीथिंग इज ऑफरिंग टू हिज गेस्ट. इसके साथ साथ ना ही सिर्फ खाने को बल्कि उसने अपने कॉन्फिडेंसेस मतलब सीक्रेट्स भी उसके साथ शेयर की. नाउ व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट ही शेयर? जो गेस्ट था उस ओल्ड मैन ने उस रैट ट्रैप सेलर को ये तक बता दिया कि व्हेन ही वाज वर्किंग एज अ फार्मर एट रामसो आयरन वर्क, वो एज अ क्रॉफ्टर वर्क करता था और अब वो लेबर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो अब सिर्फ उसके पास एक काउ है जो उसको सपोर्ट करती है. यस, दैट पोजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट. तो जो ओल्ड मैन है वो उसको बताता है अपने बारे में कि जब वो यंग था तो वो रैम्सो आयरन वर्क में एज अ क्रॉफ्टर वर्क करता था, बट नाउ ही वॉज नॉट एबल टू डू लेबर वर्क. सो उसकी जो काउ है वो डेली मिल्क देती है जिसको वो सेल करके आता है क्रीमरी के लिए. एंड लास्ट मंथ उसको इस मिल्क सेलिंग के लिए 30 kroner मिले थे पेमेंट में. क्रॉनर जो है आपकी करेंसी है. सो उसको 30 kroner जो मिले उसने इस बारे में भी रैट ट्रैप सेलर को बताया. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. The stranger must have seemed incredulous. Incredulous means unbelievable या फिर doubtful. जो stranger था, जो
रेड ट्रैप सेलर था वो काफ़ी डाउटफुल लग रहा था कि ओल्ड मैन के पास 30 क्रोनर्स, तो उसको शो करने के लिए कि हाँ मेरे पास एक्चुअली में 30 क्रोनर हैं, वो ओल्ड मैन गेट अप एंड उसने विंडो के पास से एक लेदर पाउच उतारा। उसके अंदर उसने जो रिंकल्ड 10 क्रोनर के जो आपके 3 नोट्स थे उन्होंने उसको शो किया एज अ प्रूफ। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ गेस्ट, नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच। वो उन नोट्स को अपने गेस्ट को शो करता है एंड देन उसको वापस पाउच में भरकर वापस वहीं पे हैंग कर देता है, राइट? The next day, both men got up in good season. The crofter was in hurry to milk his cow, and the other men probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. So the very next day, both men got up. The crofter was in hurry कि उसको milk sell करने के लिए जाना है, and जो red trap seller था वो ये सोच रहा था कि जो घर का ऑनर है अगर वही उठ के कहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो भी नहीं सो सकता। सो दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ घर से निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने लॉक किया डोर को और चाबी अपनी पॉकेट में रखी। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. He did not try to get in, however, he only went up to the window, smashed a pan and stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. But जब वो चले गए उसकी जस्ट आधे घंटे बाद the red trap paddler returned. वो वापस आया बट वो दरवाजे से अंदर नहीं जा रहा था, वो डायरेक्टली विंडो के पास गया। उसने खिड़की का जो कांच वगैरह होता उसने उसको तोड़ा और विंडो के पास जो पाउच था उसके अंदर जो 30 क्रोनर्स थे उस पाउच के अंदर उसने वो पैसे निकाले एंड देन वापस उस पाउच को, लेदर पाउच को वापस हैंग कर दिया उसकी प्लेस पे। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. He realized of course that at first he dared not continue on public highway but must turn off the road into the woods. फिर जब उसके पास पैसे थे, 30 क्रोनर थे उसकी पॉकेट में, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद स्मार्टनेस कि उसको काफ़ी प्राउड हो रहा था खुद पे कि उसने कितनी स्मार्टली उन पैसों को स्टील कर लिया। नाउ फिर उसको रियलाइज हुआ कि अब वो इन चोरी किए हुए पैसों के साथ पब्लिक हाईवे पे नहीं जा सकता। ही कुड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। सो वो रोड्स से ना जाकर बल्कि उसने फॉरेस्ट एरिया ऑप्ट किया कि वो फॉरेस्ट के रास्ते से जाएगा। During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. स्टार्टिंग में जब वो फॉरेस्ट में एंटर किया था तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, बट जैसे जैसे दिन ढलता गया तो एक बड़े से कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में ऐसे रास्ता ढूंढना इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क फॉर हिम. सो उसने काफ़ी ट्राई किया कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाए, बट जो रास्ते थे वो वापस ऐसा लगता है इट्स लाइक घूम फिर के हम एक ही जगह पे वापस आ रहे हैं. तो यही रेड ट्रैप सेलर के साथ हुआ. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. वो चले जा रहा था बट फॉरेस्ट का एंड आ ही नहीं रहा था. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट. और उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि वो फॉरेस्ट के सेम पार्ट में एक ही जगह पे वो घूमे जा रहा है. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. और उस टाइम पे उसको अपने थॉट्स के बारे में याद आया. जो थॉट्स वो रिकॉल करता था कि ये वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, ये लोगों को ट्रैप कर लेता है, फिर उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है. वो खुद इस सिचुएशन में फंस गया था और उसको अब अपने ही थॉट्स उसके दिमाग में आए. उसको लगा अब उसकी भी टर्न आ चुकी है. उसको फील हुआ कि वो एक रैट ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि
यहाँ पे जो बेट है वो है आपके 30 क्रॉनर्स कि वो 30 क्रॉनर्स से अट्रैक्ट होकर टेम्प्ट होकर उन्होंने उस पैसे को स्टील कर लिया, और फिर इसी डर से कि वो पकड़ा ना जाए पुलिस वगैरह के केस में, उसने फॉरेस्ट का रास्ता चूज किया एंड देन वो फॉरेस्ट में ट्रैप हो गया। तो उसको लगा कि ये 30 क्रॉनर जो है वो बेट्स है एंड वो इस ट्रैप में फंस चुका है। The whole forest with its strong branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. उसको लगा कि वो अब एक ऐसी जगह, एक impenetrable prison, जिस जगह से वो अब बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे जेल में वो फंस गया है। जो फॉरेस्ट है वो उसके लिए एक प्रिजन की तरह थी, राइट? It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. तो ये दिसंबर की बात है कि इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस हो रखी थी, ठंड का टाइम होता है तो जल्दी डार्कनेस हो जाती है, और फॉरेस्ट था तो ऑलरेडी ट्रीज वगैरह की शेड से डार्कनेस हो जाती है, तो इससे उसके लिए डेंजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो उसको काफ़ी ज़्यादा सैडनेस और होपलेसनेस वाली फीलिंग थी। उसको लग रहा था कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तो वो ऐसे नीचे बैठा एंड ही जस्ट लेड डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको जस्ट ये लगा कि उसका जो लास्ट मोमेंट है वो अब आ गया। पर जैसे ही वो ग्राउंड पे लेटा, उसका जो हेड टच हुआ तो उसने कुछ साउंड सुनी। उसने थम्पिंग इट्स लाइक जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से हिट करते हो तो दैट इज़ योर थम्पिंग, साउंड ऑफ योर थम्पिंग। तो उसने वो साउंड सुनी। तो अब अगर फॉरेस्ट में थम्पिंग की साउंड आ रही है तो ऑब्वियसली आसपास मतलब कोई है। सो वो उठा, उसको एक होप मिली। He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of sound. उसको एक होप मिली और वो उठा। उसने ये रियलाइज किया कि आसपास कहीं आयरन मिल है तो डेफिनेटली लोग भी होंगे। उसने अपनी स्ट्रेंथ को, जितनी भी स्ट्रेंथ उसके अंदर थी, उसने उसको गैदर किया, उठा और उस साउंड की डायरेक्शन में वो चलता गया। The Ramsau ironwork, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. द रैम्सो आयरन वर्क्स, तो ये वही मिल है जो रैम्सो आयरन वर्क जो अब बंद हो चुकी है, पर पहले वहाँ पे एक लार्ज प्लांट था जिसके अंदर एक रोलिंग मिल थी, फोर्ज। तो समर टाइम में बेसिकली जो हैवी लोडेड बार्जेस जिसके अंदर आपका जो कोल है उसको हम ट्रांसफर करते हैं, बड़ी बड़ी जो ट्रॉली टाइप्स होती हैं, वो कैनाल के थ्रू आती थी एंड लार्ज इनलैंड लेक में पहुंच जाती थी। विंटर टाइम में जो रोड्स थे मिल के अराउंड, जितने भी रोड्स थे वो काफ़ी ब्लैक थे, क्योंकि जो चारकोल क्रेट्स होती हैं वहाँ से कुछ जो कोल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोल डस्ट होता है वो गिर जाता है पूरे रोड पे, जिससे पूरी रोड्स होती वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sit in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put on the fire to be ready to put on the anvil. So ये जो इंसिडेंट है ये क्रिसमस से एक दो दिन पहले का इंसिडेंट है कि रात को इवनिंग्स में जो मास्टर स्मिथ है और उसका जो हेल्पर है वो एक डार्क फॉर्ज में बैठे हुए, फर्नेस जो होते हैं भट्टी टाइप जिसके अंदर आग चल रही होती है, लोहा मेल्ट हो रखा होता है, उस फर्नेस के पास वो बैठे हुए थे। वो वहाँ पे वेट कर रहे थे पिग आयरन, जो कि मतलब उन्होंने जो आयरन को उस फर्नेस, जो आयरन को उन्होंने फर्नेस में पुट किया है कि वो मेल्ट हो जाए, उसके मेल्ट होने का वेट कर रहे थे कि वो मेल्ट हो और वो उसको एनविल पे पुट करें। एनविल एक स्टोन टाइप मेटल का होता है जिसके ऊपर आप आयरन को रखते हो और फिर उसको बीट करते हो हैमर से, तो सो एज कि वो
कन्वर्ट होता है शीट्स या फिर जिस भी शेप में उन्हें कन्वर्ट करना है. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and pair of wooden shoes. तो ये क्या बता रहा है कि वहाँ पे जो मास्टर स्मिथ था और हेल्पर था, एक एक करके वो जा रहे थे उस फर्नेस के पास और उनके हाथ में एक लॉन्ग आयरन बार था जिससे वो जो आयरन फर्नेस में उसको स्टर कर रहे थे और वो बार बार वापस आ रहे थे. और जब वो वापस आ रहे थे तो वो पूरा पसीने से, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर आप आग के पास जा रहे हो तो डेफिनेटली स्वेटिंग तो होती है. और इट वॉज अ कस्टम कि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो तो आप हैवी क्लोथ्स तो पहनोगे नहीं. तो उन्होंने एक सिर्फ टी शर्ट और उसके नीचे एक वुडन शूज का पेड़, बस यही पहना हुआ था. तो अब जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे बस इतना ही. And please do like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.